जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। साधारण ज्ञान पाते हुए पाठशाला या अन्य शिक्षण संस्था में बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि वहाँ बाह्य मस्तिष्क को अधिक सक्रिय किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनी हुई है। दाएं मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए जो उपयुक्त क्रिया है वह है साधना, आध्यात्मिक अंतर्मुखी यात्रा। और इस अंतर्मुखी यात्रा पर जाने के लिए हमारे पास मन के माध्यम से चित्त और चित्त के माध्यम से अंतःकरण में जाने की आवश्यकता होती है, और यह आध्यात्मिक साधना द्वारा ही सफल होती है। वेदों में अंतःकरण के 4 भेद बताए गए हैं। वे है बुद्धि, मन, चित्त और अहम। बुद्धि यह मस्तिष्क का गुण है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है, और चूंकि वह शरीर का अंग है वह भौतिक है, और वह भौतिक है तो वह अचेतन है। उसमें स्मृति होती है। वह 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। जो व्यक्ति के लिए उपयुक्त बातें नहीं हैं, वे बातें अस्थायी रूप से होती है, परंतु अंततः वे हटाई दी जाती है। उसकी जगह दूसरी अस्थायी बातें आ जाती है, जो प्रतिदिन के व्यवहार में, देखने में, घूमने में दिखाई देती है। परंतु प्रतिदिन निद्रावस्था में इन अस्थायी स्मृतियों के विश्लेषण के पश्चात जो उपयुक्त है उसे स्थायी स्मृति में परिवर्तित किया जाता है, और अन्य जो शेष हिस्सा है उसको डिलीट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। मन यह भी भौतिक है, इसलिए वह भी अचेतन है, और उसमें केवल विचार और मनन होता है। मन के 2 प्रकार जैन दर्शन में बताए हैं। एक है द्रव्य मन, जो शरीर से संबंधित है, वह अचेतन है और उसमें विचारधारा चलती है। यह विचारधारा व्यक्ति के जो 4 दोष है, कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके कारण वह प्रभावित होता है, और उस विचार से हमारी क्रियाएं चलती हैं। जब मन की स्थिति निर्विचार हो जाती है तो वह भाव मन बन जाता है, और ये निर्विचार स्थिति लाने के कारण साधना सहायता करती है। भाव मन विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ, तो हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, और करुणा के द्वारा
यह मन जो अचेतन है वह कुछ कुछ चेतन बनने लगता है, जिससे वह तर्क करता है, संकल्प करता है, निश्चित ध्येय तय करता है और उसके अनुसार क्रिया करने में सक्रिय होता है। और अंततः उसकी एक स्थिति ऐसी आती है, वह निर्विकल्प बन जाता है, किसी भी प्रकार का विकल्प उसके मन में, उसके दशा में नहीं रहता, और तब वह आत्म पथदर्शक बनता है, अर्थात व्यक्ति अंतर्मुखी बनता है। यह बुद्धिमत्ता विकास की प्रथम सीढ़ी है। चित्त शरीर में चेतना के रूप में उपस्थित है। इसके भी जैन दर्शन में दो प्रकार बताए हैं। एक है द्रव्य चित्त, इसमें चिंतन होता है, मंथन होता है, यह भी कषायों द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए वह विकारी होता है। वह अचेतन अवस्था में विकारी होने से अंतर्मुखी होने में कुछ बाधा आती है, परंतु जब उसका भाव चित्त विकसित हो जाता है, वह पूर्णतः चेतन बन जाता है, तो उसमें विवेक जागृत होता है, शुभ भाव उत्पन्न होते हैं, गुणों की शुद्धि होती है और वह पूर्णतः अंतर्मुखी बन जाता है। इस प्रकार वह आत्मा के निकट जाने के लिए प्रेरक बनता है और अंतर्मुखी यात्रा अधिक सफल होने की दिशा में गहराई प्राप्त करती हैं, और तब जाके अहम जो प्योर ईगो है वह सक्रिय बनता है। इसे आत्म कहा जा सकता है, मैं या स्वतः, स्वयं, ये इसके पर्यायी शब्द है। यहाँ पर आत्मा की अनुभूति का कुछ कुछ झलक मिलता है, आत्मा से परिचय होने लगता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अहम से स्पष्ट होता है। कोई क्रोधी है तो वह उसका अहंकार जागृत होता है, इस प्रकार वह व्यक्तित्व का एक पहलू स्पष्ट होता है। इसी प्रकार अन्य पहलू भी प्रकट होते हैं। यह जीवात्मा है। जीव अर्थात जो प्राण लिए हुए है, देह में उपस्थित है, उसके साथ आत्मा का संयोग होने से, सन्निधि होने से वह चेतन बन जाता है। अंतर्मुखी साधना पूर्णतः प्रारंभ होती है और उससे आत्मशोधन चलता है, अर्थात जो दोष है उसका निराकरण होने लगता है। और इस प्रकार जब अहम सक्रिय होता है तो अंतःकरण जागृत होता है, कार्यरत होता है, कार्यवाही करने लगता है। यह अंतःकरण जब कार्यवाही करता है तो दो प्रकार की कार्यवाही करता है। बाह्य से वह चेतन स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करता है और अचेतन स्वरूप में वह अंतर में क्रियाएं करना लगता है, और जब वह अचेतन रूप में कार्यरत होता है तब लेशाएं अर्थात भाव तंत्र सक्रिय होता है और अंतर्मुखी यात्रा के कारण लेशा में शुद्धि होने लगती है। इस प्रकार आत्मशोधन होने लगता है और जो कषाय है उनकी तीव्रता घटने लगती है, और तब जाके भाव चित्त जब सक्रिय होता है तो उसका इंट्यूशन अर्थात अंतर प्रेरणा जो आवृत्त होती है, कर्म आवरणों से ढकी हुई होती है, सुप्त रहती है, वह सक्रिय हो जाती है। और अंतर प्रेरणा की यह सक्रियता
साधना में बहुत अधिक सहायक होती है, कार्यरत होती है। तब जाके अहम या आत्म पूर्णतः जागृत होकर आत्मा की सन्निधि में कार्य करने लगता है और बुद्धिमत्ता का विकास होने लगता है, क्योंकि साधना द्वारा कर्मों के आवरण घटने लगते हैं। एक तो साधना करने से संवर होता है, तो कर्म दलिका का प्रवाह अर्थात आश्रव रुक जाता है, तो नए कर्म बंध नहीं बनते और निर्जरा के कारण जो बंधे हुए कर्म हैं वे टूटते जाते हैं। इस प्रकार जब कर्मों के बंध पतले होने लगते हैं तो आत्म उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब आत्म उत्थान होता रहता है तो बुद्धि में भी विकास होने लगता है, क्योंकि उसके चेतना पे जो आवरण हैं वे घटने लगते हैं, और फिर जो अचेतन कॉन्शियस है, साधारण भौतिक जागृत अवस्था में जो कॉन्शियस है, जो चेतना है, वह आंतरिक चेतना अर्थात नॉमिनल चेतना, नॉमिनल कॉन्शियसनेस की शुद्धि की क्रिया प्रारंभ होती है। उसमें फिर सबकॉन्शियस अर्थात उपचेतना और अनकॉन्शियस अर्थात सुप्त चेतना ये अधिक सक्रिय होकर व्यक्ति के बुद्धिमत्ता का विकास करते हैं, और अंतिम चरण केवल ज्ञान रूपी जो बुद्धि विकास है वहाँ पर जाकर बुद्धि और अनुकंपा का संयोग होते हुए बुद्धिमत्ता जो नैसर्गिक गुण है वह विकसित होने लगती है। यहाँ पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आपके मन में जो कोई शंका उपस्थित हुई हो, उस शंका से स्वयं उलझे हुए न रहते हुए शंका को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें, तो उसका निवारण मैं कर पाऊंगा। जय जिनेंद्र।